हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 17। इससे पहले ऑलरेडी हमने 16 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। सवाल है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। भागलपुर, पूर्णिया या कुर्सेला, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जिसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कुर्सेला। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुर्सेला से इसका आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो कुर्सेला है वहाँ मिल जाती है कोसी नदी। अच्छा, बात करें कि कोसी नदी का सहायक नदी कौन कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे कि कोसी नदी का जो सहायक नदी है वो है तामोर नदी। कौन कौन सा है? एक तो तामोर नदी है, ठीक है। एक आपका अरुण नदी है, ठीक है। एक आपका तमा कोसी है, ठीक है। इसके बाद फिर आप ध्यान रखेंगे दूध कोसी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रमुख नदियाँ हैं जो कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और बाकी हम बात करें कि कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक नदी के नाम से भी जानते हैं कि बिहार का जो शोक नदी है वो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में देखेंगे कि आने वाली मतलब हर वर्ष इस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और इससे हम लोग इस कोसी नदी को हम लोग सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से? सप्तकोसी। क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे कि इसके जो 7 मतलब सहायक नदियाँ हैं, कितना? इसके 7 सहायक नदियाँ हैं, जिसकी वजह से सप्तकोसी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाकी कोसी नदी का जो कुल लंबाई है वो लगभग 720 किलोमीटर है। कितना? 720 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और यह एक अंतर्देशीय नदी भी है। ध्यान रखना आपको कि एक जो कोसी नदी है वो एक अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर ये नदियाँ बहती हैं, कोसी नदी बहती है, इसीलिए हम इसे अंतर्देशीय नदी कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में समस्त महिला साक्षरता दर 65.46% है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में किसकी महिला साक्षरता दर सबसे कम है? झारखंड, असम, बिहार, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार, ठीक है। बिहार में देखेंगे कि महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, बात करें बिहार का महिला जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो देखेंगे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो है महिला का 51.5%। कितना है? 50.5%, ठीक है। ये जनगणना 2011 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसी सहायक नदी है। कोसी नदी निम्नलिखित में से किसी सहायक नदी है। वहाँ पे तो देख रहे थे कि कोसी नदी के कौन कौन से सहायक नदी हैं, लेकिन अभी यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का, सिंधु का, या फिर गंगा का, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे आसान सा सवाल है, ठीक है। किसका है? गंगा का। गंगा नदी का ये सहायक नदी है कोसी नदी, ठीक है। बाकी हम लोग जानते हैं कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और जब निकलती है तो वहाँ हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जा कर के अलकनंदा और देवप्रयाग में जा कर के भागीरथी से मिलती है, और यहीं से हम लोग फिर गंगा के नाम से जानते हैं। अच्छा, गंगा नदी का और सहायक नदी कौन कौन सी है, तो देखेंगे कि जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उसमें से रामगंगा है ना, रामगंगा है, घाघरा है, काली है, गंडक है, बूढ़ी कोसी है,
ठीक है, बूढ़ी गंडक, ठीक है, एक तो कोसी हम लोग अभी देखे ऊपर में, तो कोसी भी है, ठीक है, यमुना भी है, पुनपुन है, दामोदर है, सोन है, तो ये सभी देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। पहचान करना है कि भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिम बंगाल तो ज़रूर होगा, तो देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ दिख रहा है, किस में, पहला ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे है, इस बार फिर इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो सीधे से आंसर दिख रहा है, इसमें बी होना चाहिए, ठीक है। तो और बाकी किस कौन सा राज्य है, बिहार में भी होता है, असम में भी होता है और उड़ीसा में भी देखने को मिलता है। तो ये प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं कौन कौन, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित जानते हैं? ये गोल्डन, ध्यान रखिएगा, गोल्डन फाइबर क्रांति, फाइबर क्रांति ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जूट से, है ना, ये जूट से संबंधित है, गोल्डन फाइबर क्रांति, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको थोड़ा सा और से जान लीजिए। जैसे सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? कई बार बता चुका हूँ, सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल है। बात करें गन्ना का, गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, गेहूं का, गेहूं का पूछा जाए तो भी आप यूपी जवाब देंगे, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य का नाम, तो आप बताएंगे कौन, किसका नाम बताएंगे? गुजरात का। और अगर जूट का पूछ लिया जाए तो जूट का देखेंगे तो वेस्ट बंगाल होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मिल के हिसाब से देखेंगे तो जूट सबसे ज़्यादा बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका वेस्ट बंगाल ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ठीक है, जमाई राजा, नाम याद रखिएगा, जमाई राजा, जमाई राजा जो थोड़ा ज़्यादा लोग वैल्यू देते हैं ना, उन्हें ज़्यादा दहेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए जमाई राजा है, जमुई जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। तो सीधा आंसर ही बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो होगा सही आंसर वो जमुई होगा, ठीक है। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये है जमुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बिहार के जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, ठीक है। इसके अलावे आपको देखने को मिलेगा जो सोना देखने को भंडार मिलेंगे वो गया में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? गया में। गया के साथ साथ आपको और भी देखने को मिलेगा नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में, ठीक है। तो ये दो और जिलों का नाम याद रखें आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 में भारत में साक्षरता दर में महिला पुरुष अंतर कितना था? 2011 जो हुआ था जनगणना, उसमें बताना कि जो महिला साक्षरता दर जो है, तो महिला पुरुष के बीच में कितना अंतर था? 16.58, 16.68, 18.68 या फिर ऊपर में से अधिक हो या उनसे कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 16.68, ठीक है, बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम जानते हैं कि भारत का सबसे जो साक्षरता दर में सबसे आगे है वो कौन सा राज्य है? वो है केरल, ठीक है। और सबसे नीचे स्थान पर कौन है? बिहार है, ठीक है। और अच्छा ये बताइएगा आप लोग कि भारत में जनगणना शुरू कब हुआ था? भारत में जनगणना शुरू कब से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में, ठीक है। किसके काल में? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के काल में देखेंगे कि 1872 में जो भारत में जनगणना शुरू होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस जो होता है, शुरुआत होता है, मतलब कंटिन्यूस लगातार फिर जो शुरू हुआ जनगणना, वो कब से शुरू हुआ? 1881 से शुरू होता है, ठीक है। शुरुआत तो 1872 होता है, लेकिन जो लगातार हो रहा है वो 1881 से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप बता सकते हैं कि 2011 का जो जनगणना हुई थी उसमें हमारा जो थीम था वो नारा था, वो क्या था? उसमें हमारा नारा था
हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती हैं? टिपरा पहाड़ी, मोरनी पहाड़ी या फिर अरावली पहाड़ी, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरनी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि जो मोरनी पहाड़ी है वो हिमालय और मैदानी इलाकों को जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है। ठीक है, बाकी ये सवाल ये पूछा जाए कि मोरनी पहाड़ी कहाँ देखने को मिलता है, किस राज्य में, तो आप बताएंगे हरियाणा। ठीक है, ठीक है, ये हरियाणा में एक पंचकुला जिला है, वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 1267 मीटर, 1267 मीटर की ऊंचाई है इसका। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताएंगे आप करो पीक। ठीक है, क्या नाम है यहाँ का? करो पीक। ठीक है, अगर इंग्लिश में इसको लिखें तो इसका वो जो होता है लिखा जाता है वो KAROH लिखा जाता है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल नदी अंततः समाहित नहीं हो जाती हैं। ठीक है, चंबल नदी अंततः समाहित नहीं हो जाती हैं, गंगा, यमुना या लूनी। बताना है आपको, चंबल नदी अंततः समाहित नहीं हो जाती हैं, किसमें? गंगा, यमुना, लूनी, या उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे कि चंबल नदी जो है वो गंगा में मिलती है, गंगा फिर चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है और यमुना फिर जाकर किससे मिल जाती है? गंगा मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की नदियों से इसमें सीधा संबंध है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध तो है ना दोनों से। लेकिन यहाँ देखेंगे कि लूनी नदी में ये समाहित नहीं होती है। बाकी देखेंगे कि जो चंबल नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश के महू ज़िले से। ठीक है, कहाँ से? महू से, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के महू से निकलती हैं। जगह का नाम शायद कोई पहाड़ी है, जना पाओ कुछ करके पहाड़ी है, तो वहाँ से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी यमुना तो जानते ही हैं, यमुनोत्री से निकलती है ना, यमुनोत्री से ग्लेशियर से निकलती हैं ये, और गंगा तो गंगोत्री से निकलती हैं, ये भी पता है आपको। ठीक है, बाकी बात करें लूनी नदी का, तो ये लूनी नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये लूनी नदी देखेंगे कि ये राजस्थान से निकलती हैं। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, कौन सा पहाड़ से या पहाड़ी से? तो ध्यान देंगे नागा पहाड़ी। क्या नाम है इधर? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, और देखें जाकर के ये गुजरात के कच्छ के जो रण है वो दलदली भूमि जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ समाप्त होती हैं? कच्छ के रण में, कि जो दलदली भूमि है वहाँ जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, गुजरात में ना कच्छ का रण, तो वहाँ पे जाकर ये जो लूनी नदी जाकर के समाप्त हो जाती है, जबकि निकलती है राजस्थान के नागा पहाड़ी से। ठीक है, लूनी नदी, तो ये ध्यान रखना था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशन गंगा परियोजना पर विवाद है? सवाल है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशन गंगा परियोजना पर विवाद है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे जो किशन गंगा जो परियोजना पर जो विवाद है ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ध्यान देना है कि जो किशन गंगा ये एक तरह से जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ध्यान देना है कि ये कौन सा परियोजना है? जल विद्युत परियोजना है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। ठीक है, अच्छा, ये विवाद क्यों है? ये भी जानना जरूरी है कि विवाद क्यों है, ये किशन गंगा परियोजना पर विवाद क्यों है। तो देखेंगे पाकिस्तान का जो तर्क है ना, वो कहता है कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान को सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के जल पर नियंत्रण देती है, इसीलिए यह परियोजना संधि का उल्लंघन है, इसलिए यह विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है, जबकि हम देखेंगे कि किशन गंगा जो नदी के जल को मोड़कर बांध झेलम नदी घाटी में एक बिजली संयंत्र का पानी प्रदान करता है,
तो यहाँ पे देखेंगे यही सब जो कारण है, यहाँ पे देखेंगे कि किशनगंगा जो जल विद्युत परियोजना है इस पर ये विवाद खड़ा है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे 9 का 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गिप मोची पर्वत चीन भूटान और जो गिप मोची पर्वत है वो चीन भूटान और भारतीय राज्य के किस राज्य के बीच स्थित है? मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्वत का नाम आया है गिप मोची पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत? गिप मोची पर्वत। तो ये चीन भूटान और भारतीय राज्य के बीच में स्थित है। तो ये भारतीय जो राज्य है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे ये राज्य जो है वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना है सिक्किम। और आप जानते ही होंगे कि सिक्किम में देखेंगे कि जो कंचनजंगा है वो हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है ना, कंचनजंगा। और सिक्किम में और भी कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं जानते हैं आप? जैसे एक है यहाँ पे जिलेपा, जलेपा, एक है नाथुला। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखें, यहाँ पे ये दोनों दर्रे हैं यहाँ पे। बाकी सिक्किम में तो बता ही दिया कि जो कंचनजंगा है वो हिमालय की दूसरी सबसे चोटी यहीं पर है, सिक्किम में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है विंध्याचल, पटकाई या सह्याद्री। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो विंध्याचल है वो म्यांमार से काफ़ी दूर में है। और सह्याद्री तो जानते ही हैं कि सह्याद्री कहाँ है, ये जो पश्चिमी घाट है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि म्यांमार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इधर देखने को मिलता है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि विंध्याचल कहाँ है? विंध्याचल अब देखेंगे कि यहाँ पे है ना, विंध्याचल और नीचे इसका सतपुड़ा। ऐसे के बीच से क्या बहती हैं? ये नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी बहती हैं। तो ये तो कोसों दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर पटकाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बी है। तो देखेंगे यहाँ पर कि जो पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे इसमें और कौन कौन से राज्य लगते हैं यहाँ पे? तो देखेंगे कि असम में भी है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड पटकाई रेंज के साथ में आता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। बंगाली खाड़ी हो गया ना, बंगाल की खाड़ी होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कर लेंगे यहाँ पे, बंगाली नहीं है, बंगाल की खाड़ी होगा। ठीक है, तो चलिए बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान की भाग है। सवाल है कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान की भाग है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर कन्नड़ तट, या फिर होगा उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो बताना आपको बंगाली खाड़ी के सहारे तटीय जो तट है, मैदान का जो भाग है कौन सा है? कोरोमंडल तट है, कोंकण तट है या फिर कन्नड़ तट है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मैप तो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन मैप में कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर ये बंगाली खाड़ी है इस एरिया में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया जो है सो क्या है? ये कोरोमंडल तट है। इसी के ऊपर जाएंगे तो इधर देखेंगे आप ये उत्तरी सरकार तट है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है ये आपका मालाबार तट है जो केरला में देखने को मिलता है। उसी के ऊपर में देखेंगे कि कन्नड़ वाला कोंकण तट देखने को मिलेगा, गोवा वाला पार्ट है ना। और यहीं से अगर देखेंगे इधर ये गुजरात वाला पार्ट या कठिया वाला तट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पूछा क्या था कि बंगाली खाड़ी के सहारे जो तटीय मैदान है, तो इसी के सहारे तो जो तटीय मैदान है ये इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा है कोरोमंडल तट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। नागालैंड में, सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो आसान सा सवाल है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो दिहांग दर्रा है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखेंगे कि ये जो दिहांग दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, और दिहांग दर्रा का जो ऊंचाई है ना लगभग 4000 मीटर है। ध्यान रखेंगे कितना? 4000 मीटर। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, दिहांग दर्रा किसको जोड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, ध्यान रखेंगे, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी भी थोड़ा अजीब है ना, नैपैतव, तो ये ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में बात करें इसके अलावा कौन कौन सा दर्रा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे एक है बोमडिला, बोमडिला, दूसरा है दिफू दर्रा, ठीक है। और एक तो देख ही रहे आप दिहांग है यहाँ पे, है ना, दिहांग है ये, तो ये 2-3 है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी खिसक जाती है। सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में क्या होगा, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी है खिसक जाती है, पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, ध्यान देना है, सिर्फ याद रखिएगा आप कि उत्तर की ओर खिसक जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिम जब मानसून होता है तो उस काल में देखेंगे कि जो ये अभिसरण जो पेटी है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। सवाल है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, लॉयस्क, तांबा, हीरा या उपयुक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर सही बताइए कि क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी, तांबा, ठीक है, बी यहाँ पे सही है। बाकी देखेंगे कि मलाज खंड है कहाँ, तो ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, बालाघाट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बात करें कि ये तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 2 जून, कब, 2 जून 2014 को अलग हुआ था, ठीक है। और कैवा राज्य बना था, तो ये 29वां राज्य बना था उस समय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पहले मुख्यमंत्री शपथ कौन लिए थे, याद है किसी को, चंद्रशेखर राव, वेरी गुड। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर महाद्वीपीय की पहचान करें। दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर महाद्वीपीय की पहचान करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए, बताना है उस हिसाब से कि ये किस महाद्वीप की लक्षण बताया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन में कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो हम सभी को पता है ये तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ क्या है, ऐसा क्षेत्र जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, जिससे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो जिसे चारों तरफ पानी होता है, ऐसा स्थल जिसे चारों तरफ पानी ही पानी हो, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं या द्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, तो ये द्वीपीय महाद्वीप भी है, और साथ में देखेंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस पिक्चर को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, है ना। ये देखेंगे कि हमारा क्या विषुवत रेखा है, इसके ऊपर है उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। और ये देखेंगे कि ये सबसे छोटा भी महाद्वीप है, और साथ में देखेंगे कि ये द्वीपीय महाद्वीप भी है, क्योंकि इसी तरह चारों तरफ क्या है, महासागर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का दोनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूरज से दूर जाते हैं, ठीक है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, ठीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं
और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। सी ऑप्शन में है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि में बढ़ती जाती है। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन सी क्या लिखा है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन लिखा है, जैसे ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर ये हमारा क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सूर्य है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे हम ग्रहों का आकार जो है क्रमशः घटता जाता है, नहीं सूर्य से हम जब दूर जाते हैं, सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, घटता नहीं जाता। देखेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है, तो दूर में तो काफ़ी दूर में है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, पहला ही है जो गलत है वो क्या है, पॉइंट गलत है। सेकंड लिखा है कि सूर्य के बहुत नज़दीकी ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जानते हैं ना, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में बांटा गया है। तो जो आंतरिक ग्रह होता है, यहाँ पे आंतरिक ग्रह 4 और बाह्य ग्रह भी 4। तो बाह्य ग्रह जो देखेंगे आप, ये बाह्य ग्रह जो है वो तरल से बना हुआ है, जबकि जो आंतरिक ग्रह है, ये 4 ग्रह, ये किससे बने होते हैं, ठोस से बने होते हैं, ठीक है। तो ये ठोस या फिर कह सकते हैं चट्टानों से बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें उल्टा लिख दिया है कि सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह गैस से बने होते हैं, गैस से नहीं बने, ये चट्टान से बने हैं, जबकि बहुत दूर के ग्रह जो है वो चट्टान से बने हैं, जबकि यहाँ पे चट्टान होना चाहिए था, तरल होना चाहिए, जो जस्ट उल्टा होना चाहिए था। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस बार लिखा है कि ग्रह जो है द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। तो ये बात सही है, जैसे कि कोई ग्रह यहाँ पे होगा, इससे नज़दीक में होगा तो इसको कम समय लगेगा, इसको चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में कम समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे तो कोई ग्रह यहाँ पे आएगा तो उसको और ज़्यादा समय लगेगा, और दूर जाएंगे तो और समय ज़्यादा लगेगा। तो ये बात यहाँ पे सही है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि भी बढ़ती जाती है। ये सिर्फ सही है यहाँ पे, बाकी सारा पॉइंट गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 18 का सी सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने एक अच्छे समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। इसका जो आंसर है ये है कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, और साथ साथ ध्यान देंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये दो चीज़ नहीं होती यहाँ पे, अक्षांशीय रेखाएं नहीं मिलती, देशांतर रेखाएं और प्रदीप्ति वृत्त मिल जाते, और साथ साथ में देखेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, एक से अधिक यहाँ पे आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मंदार की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिला में स्थित है। बांका जिला, नालंदा जिला, मुंगेर जिला, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बांका जिला। यानी कि जो मंदार की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिहार के बांका जिला में देखने को मिलता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। बाकी नालंदा जिला में भी आपको पहाड़ी देखने को मिलेगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जो मिलेगा पहाड़ी आपको वो है गिरियक पहाड़ी, ठीक है, गिरियक की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। और मुंगेर में क्या देखने को मिलेगा, मुंगेर में देखने को मिलेगा आपको खड़गपुर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। बाकी मंदार की पहाड़ी कहाँ पे है, ये बांका जिला में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से अधिक होगा, में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, दिया गया है कि दिए गए लक्षणों 1 और 2 के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें, ठीक है। ऑप्शन में है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। सवाल है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ठीक है।
तो शायद पिछला वीडियो में या शायद पिछला वीडियो में मैंने बता दिया था कि गलत बाई मिस्टेक बता दिया था कि जो अंतरिक्ष से पर जो उल्का पिंड है वो प्रवेश करने से क्या होता है, वायुमंडल में जल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये परत है आपका मध्यमंडल। ठीक है, क्या होगा, मध्यमंडल होगा। और इस परत में ही बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मध्यमंडल होना चाहिए। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उसे पिन कर दिया है, उस जिसने भी जवाब दिया है उसका मैंने पिन कर दिया है। तो वहाँ पर देख लेंगे, इसका जो आंसर है ये है मध्यमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आतपन का संबंध है। सवाल है कि आतपन का संबंध किससे है, सूर्य ऊर्जा के साथ, वायुमंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, वायुदाब के साथ, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य ऊर्जा के साथ। अगर आपको आतपन नहीं समझ में आ रहा है तो सुन लीजिए, आतपन होता क्या है। सूर्य के केंद्रीय भाग में निरंतर नाभिकीय संलयन चलती रहती हैं, ठीक है, जिससे अपार ऊर्जा वहाँ से मुक्त होती है। सूर्य अपनी इस उष्मा ऊर्जा को लगातार विकसित करता रहता है। पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुँचता है। इसे ही सूर्य ताप या आतपन कहते हैं। ठीक है, तो ये सूर्य ऊर्जा के साथ संबंध था इसका आतपन का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर में है कि गंडक परियोजना नेपाल और किन दो भारतीय राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सवाल है गंडक परियोजना नेपाल और किन दो भारतीय राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान देना आपको कि ये जो परियोजना है वो है बिहार और उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना जो है वो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन कोसी परियोजना के संबंध में गलत है। कोसी परियोजना 1956 में बनाई गई थी। कोसी परियोजना सहरसा जिले में स्थित है। यह परियोजना जर्मनी के सहायता से बनाई गई है। ठीक है, सवाल है कि कोसी परियोजना 1956, सवाल नहीं जो मतलब ऑप्शन है कि कोसी परियोजना 1956 में बनाई गई थी। तो ये बात सही है कि 1956 में बनाई गई थी, और ये जर्मनी की सहायता से बनाई गई थी, ये भी सही है। और ये सहरसा जिला में है, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि उपयुक्त में से अधिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सही पूछा था ना, कौन से परियोजना के संबंध में गलत है, इसे गलत पूछा है ना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, उपयुक्त में से कोई यहाँ पे गलत नहीं है, सभी यहाँ पे ऑप्शन सही हैं कि 56 में ही बनाई गई थी, सहरसा जिला में है, और साथ में जर्मनी की सहायता से बनाई गई थी। नेक्स्ट है 25 नंबर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी पूछा है गलत के बारे में। पहला है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो ये सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, तो ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो ये बात सही है। यहाँ पे कोई भी गलत यहाँ पे कथन नहीं है। तो यहाँ भी आंसर जो होगा वो होगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। 26 नंबर में है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किसका मिश्रण है। मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से अधिक, या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बायोगैस में वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मीथेन ही देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर। संसाधन के बारे में कौन सा कथन सही है। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, नहीं, सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को क्या कर सकते हैं, संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। और सी ऑप्शन में है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये भी बात सही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कथन सही हैं। तो पूछा है कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे दो कथन सही है, यानी कि उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान करें। ठीक है, आपको बताना है कौन से परंपरागत स्रोत के समूह यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन में है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। सी ऑप्शन में है खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या ईंधन। उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये सभी देखेंगे कि क्या है, ये परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है, और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से प्रयोग में हैं और ये प्रकृति में देखेंगे कि तय तथा निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और ये खत्म होने वाले होते हैं। ठीक है, आने वाले समय कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे, इसे हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो देखेंगे खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन कभी ना कभी ये समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन में था जल विद्युत, ये समाप्त होने वाला नहीं है, जबकि बी ऑप्शन में सौर ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 29 नंबर। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए हैं? उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे जो तवा बांध क्षेत्र के जो स्थानीय लोग थे 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े जो अधिकार से संगठित हुए थे वो मछली पकड़ने के अधिकार के लिए हुए थे। ठीक है, मछली पकड़ने का अधिकार से संबंधित था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ई सही आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टियों का वर्गीकृत किया गया है। गंगा के दक्षिणी मैदान की जो मिट्टी है उसको वर्गीकृत किया गया है। लाल की मिट्टी, लाल मिट्टी होना चाहिए, पुरानी जलोढ़ या फिर कैवाल मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो चलिए इसका अगर यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ सही है, यहाँ पे टाल नहीं होगा, अति लाल नहीं होगा, यहाँ पे टाल की मिट्टी होगा। ठीक है, ये टाल होगा क्योंकि किस हम समझ में आया कि ये यहाँ पे टाल था, तो ये टाल की मिट्टी होगा। तो टाल की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या फिर कैवाल की मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी। तो देखेंगे कि गंगा के दक्षिणी मैदान में ये तीनों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, टाल की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या कैवाल मिट्टी या फिर बलथर मिट्टी, ये तीनों मिट्टी गंगा के दक्षिणी मैदान में देखने को मिलता है। तो उपयुक्त में से सही एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, तो 30 का डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगर बात करें हम गंगा के उत्तरी मैदान की तरफ तो यहाँ पे देखेंगे कि तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ दलदली मिट्टी देखने को मिलता है और साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलता है और एक बलसुंदरी मिट्टी देखने को मिलता है। ठीक है, गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो आप जवाब देंगे तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ जो दलदली मिट्टी होती हैं और एक नवीन जलोढ़ मिट्टी और तीसरा बलसुंदरी मिट्टी। ठीक है, तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।